पीले पड़ चुके थे और किसी में उठने तक की ताकत नहीं बची थी। शिमंग की नजर तुरंत कोने में पड़े अपने ससुर ली लाओजंग और सास पर पड़ी। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और चिल्लाया, पिताजी, माताजी। ली लाओजंग बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करते हुए बोले, शिमंग, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी चले जाओ, हमें प्लेग है, तुम भी संक्रमित हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शिमंग के पीछे खड़ी नियनियन पर पड़ी, वे घबरा गए। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो ठीक, लेकिन नियनियन को क्यों ले आए? उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। शिमंग ने उनके कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, नियनियन को कुछ नहीं होगा। हमारे छिंगजियान विलेज पर होली लॉर्ड की कृपा है, वहाँ प्लेग किसी को छू भी नहीं सकती। ये सुनते ही वहाँ पड़े बाकी बीमार लोग हंसने लगे। क्या कहा? होली लॉर्ड? शिमिंग, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी भयानक प्लेग में कोई इमॉर्टल आकर लोगों को बचाएगा? अगर ऐसा होता तो अब तक इतने लोग क्यों मरते? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। कई लोग हाथों में डंडे लिए मंदिर के अंदर घुस आए। सबसे आगे ली विलेज का विलेज चीफ ली हुआयन था। उसने गुस्से से पूछा, शिमंग, तुम हमारे गांव में क्या करने आए हो? कहीं छिंगजियान विलेज की बीमारी यहाँ फैलाने तो नहीं आए? शिमंग ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम अपने ही गाँव वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? प्लेग होने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो और घर जलाकर समझते हो कि बीमारी खत्म हो जाएगी? सुन लो, हमारे छिंगजियान विलेज में होली लॉर्ड स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमारी प्लेग पूरी तरह ठीक कर दी। मैं आज अपने सास ससुर और इन सभी बीमार लोगों को छिंगजियान विलेज ले जाने आया हूँ ताकि होली लॉर्ड उनका भी इलाज करें। ली हुआयन के चेहरे पर संदेह उभर आया। अचानक उसे 2 रात पहले आसमान में दिखाई दी वह सुनहरी रोशनी याद आ गई जो छिंगजियान विलेज की दिशा से उठी थी। उस समय उसने उसे कोई प्राकृतिक घटना समझा था, लेकिन अब उसके मन में शक पैदा हुआ, क्या सचमुच कोई इमॉर्टल आया है? फिर भी वह पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी शिमंग ने अपनी जेब से होली लॉर्ड का चित्र निकालकर सबके सामने खोल दिया। देखो, यही है होली लॉर्ड सुजान। इन्होंने पूरे छिंगजियान विलेज को बचाया है। इनके लिए प्लेग जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव वाले फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। ये तो कोई भी आदमी बनाकर कह सकता है कि यही इमॉर्टल है। ऐसी झूठी बातें फैलाना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी छोटी सी नियानियन आगे बढ़ी। उसने हिम्मत से सबके सामने खड़े होकर कहा, कृपया झगड़ा मत कीजिए। छिंगजियान विलेज में सचमुच होली लॉर्ड हैं। वे बहुत दयालु हैं। अगर आप सब वहाँ चलेंगे तो वे आप सभी को ठीक कर देंगे। विलेज चीफ दादाजी, अगर आपको होली लॉर्ड पर भरोसा नहीं भी है तब भी इन बीमार लोगों को जाने दीजिए। कम से कम इससे आपके गांव में बीमारी और नहीं फैलेगी। ली हुआयन कुछ देर तक चुप रहा। उसने जमीन पर पड़े मरते हुए लोगों को देखा और आखिरकार बोला, शिमंग, मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की बात मानकर इन्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस तरह शिमंग ने अपने सास ससुर और बाकी बीमार ग्रामीणों को सहारा दिया और लगभग 30 लोगों के साथ छिंगजियान विलेज की ओर वापस चल पड़ा। उधर ली हुआयन दूर से उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन ही मन बोला, नहीं, मैं चुपके से इनके पीछे जाऊंगा। अगर सचमुच वहाँ इमॉर्टल है तो मैं ये अवसर कभी नहीं छोड़ूंगा। लगभग आधे घंटे बाद वे छिंगजियान विलेज पहुंच गए। विलेज चीफ जो माओ पहले से ही गांव वालों के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। शिमंग को लौटे देकर उन्होंने पूछा, सब ठीक रहा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शिमंग मुस्कुराकर बोला, सब ठीक रहा, सभी लोगों को ले आया हूँ, अब बस होली लॉर्ड के आने का इंतजार है। अगले 1 घंटे में बाकी दल भी अलग अलग गांवों से प्लेग के मरीजों को लेकर लौट आए। कुल मिलाकर 30 से अधिक संक्रमित लोग छिंगजियान विलेज में इकट्ठा हो गए। जो माओ ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, होली लॉर्ड दयालु हैं, आज वे आप सभी का उपचार करेंगे। उसी समय मैं पहाड़ पर आराम से सो रहा था कि अचानक अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुल गई। अरे, आज गांव वालों का इलाज करना था, ये तो मैं लगभग भूल ही गया था। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उड़कर आसमान में पहुंच गया। ऊपर से देखा तो गांव के बाहर खुली जगह में सैकड़ों लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं हंस पड़ा, ये लोग तो सचमुच मेरी पूजा करने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, जब ये लोग इतने विश्वास से मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी अपने इमॉर्टल वाला एंट्री देना चाहिए। नीचे जो माओ ऊंची आवाज में बोला, कृपया होली लॉर्ड पधारें। उसकी आवाज के साथ ही आसमान में तलवार की तेज गूंज सुनाई दी। एक चांदी जैसी चमकती हुई लॉन्ग सोर्ड आसमान से उतरकर जमीन में सीधी धंस गई और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। अगले ही पल मैं धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगा। सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और मेरा रूप बिल्कुल किसी स्वर्गीय इमॉर्टल जैसा दिखाई दे रहा था। छिंगजियान विलेज के लोग भावुक होकर रो पड़े और बार बार सिर झुकाने लगे। दूसरी ओर दूसरे गांवों से आए लोग और ली हुआयन यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ली हुआयन के मन में अब केवल एक ही विचार था, सचमुच इस दुनिया में इमॉर्टल मौजूद हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, सब लोग उठ जाओ, मैं आज यहाँ इन प्लेग से पीड़ित लोगों का उपचार करने आया हूँ। जो माओ आगे बढ़ा और बोला, होली लॉर्ड, यही वे लोग हैं जो आसपास के गांवों से लाए गए हैं, कृपया इन पर दया कीजिए। मैंने हाथ उठाया। हॉर्स टैलिस्मन की डिवाइन पावर प्रकाश बनकर सभी बीमार लोगों पर फैल गई। जिन लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे उनके शरीर में तुरंत गर्माहट दौड़ गई। उनकी बीमारी पल भर में गायब हो गई और उनका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ महसूस होने लगा। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, ये सचमुच चमत्कार है, होली लॉर्ड ने हमें बचा लिया। जब आखिरी किरण भी गायब हो गई तब वहाँ मौजूद सभी ग्रामीण एक साथ घुटनों पर बैठ गए। होली लॉर्ड, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, उठ
जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी जो माओ जल्दी से मेरे सामने आया और आदर पूर्वक बोला, होली लॉर्ड, मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने आपकी अनुमति के बिना आपका चित्र बनवाकर आसपास के गांवों में भेज दिया ताकि लोग आपके महान कार्यों के बारे में जान सकें। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मेरे मन में एक नया विचार कौंध गया और मैं कुछ क्षण के लिए गहरी सोच में डूब गया। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि जितना ज्यादा मेरा नाम फैलेगा उतना ही मेरे प्लान के लिए अच्छा होगा। लेकिन बाहर से मैंने शांत भाव बनाए रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया लोगों की जान बचाने के लिए किया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह सुनते ही जो माओ ने राहत की सांस ली। तभी ली विलेज के विलेज चीफ ली हुआयान आगे बढ़े और बोले, होली लॉर्ड, कृपया हमारे ली विलेज पर भी कृपा कीजिए। हम भी आपके सम्मान में एक मंदिर बनाना चाहते हैं और आपकी पूजा करना चाहते हैं। कृपया हमें इसकी अनुमति दें। जो माओ ने आश्चर्य से पूछा, विलेज चीफ ली, आप यहाँ कैसे? ली हुआयान मुस्कुराकर बोला, मुझे अपने गांव वालों की चिंता थी, इसलिए मैं चुके से इनके पीछे पीछे चला आया, लेकिन यहाँ आकर सचमुच होली लॉर्ड के दर्शन हो गए। जो माओ के मन में थोड़ी नाराजगी तो थी कि उसने चोरी छिपे उनका पीछा किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। मैंने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम लोगों की भावना मैं समझता हूँ, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा धन खर्च मत करना, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना, लोगों पर बोझ डालना उचित नहीं होगा। ली हुआयान ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड, हम आपकी शिक्षा हमेशा याद रखेंगे, किसी भी ग्रामीण पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। मैंने संतोष से सिर हिलाया और तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट सूसीआई, हॉर्स टैलिस्मन अनलॉक, चिकन टैलिस्मन अनलॉक, नेक्स्ट टैलिस्मन अनलॉक, प्रोग्रेस 66%। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, जब ये सभी लोग अपने अपने गांव लौटकर आज की घटना का प्रचार करेंगे तब अगला टैलिस्मन अनलॉक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगली बार कौन सा टैलिस्मन चुनना सही रहेगा? अगले दिन सुबह छिंगजियन विलेज की एक छोटी सी गली में एक साधारण बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वास्तव में वह मैं ही था जिसने मंकी टैलिस्मन की शक्ति से अपना रूप बदल लिया था। हाँ, पिछली रात प्रेस्टीज भरने के बाद मैंने तीसरे टैलिस्मन के रूप में मंकी टैलिस्मन चुना था। यह केवल इंसानों और चीजों को जानवरों में नहीं बदल सकता था, बल्कि मुझे किसी भी दूसरे इंसान का रूप धारण करने की शक्ति भी देता था। मैं आराम से गांव में घूमता हुआ एक छोटे से स्कूल के सामने पहुंचा। खिड़की से झांकर देखा तो जो माओ सामने खड़े होकर लगभग दर्जन भर बच्चों को 3 कैरेक्टर क्लासिक पढ़ा रहे थे। मैं मन ही मन बोला, जो माओ सचमुच ज्ञानवान इंसान है, तभी तो पूरे छिंगजियान विलेज में उसका इतना सम्मान है। जब पढ़ाई खत्म हुई और बच्चे खेलने बाहर चले गए तब मैं अंदर गया और मुस्कुराकर पूछा, विलेज चीफ जो, आप इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि ये बड़े होकर इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करें और अधिकारी बने? जो माओ ने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा, बुजुर्ग महाशय, लगता है आप बाहर से आए हैं। मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि वे सब अधिकारी बने, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वे पढ़ लिखकर सही और गलत का अंतर समझ सकें। अगर वे अधिकारी न भी बने तो भी ज्ञान के सहारे उनका जीवन केवल खेती करने से बेहतर होगा। यह सुनकर मेरे मन में जो माओ के लिए सम्मान और बढ़ गया। सचमुच यह दूरदर्शी और नेक इंसान है। जब सारे बच्चे घर चले गए तब जो माओ ने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के अंदर पहुंचा वह अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड को मेरा प्रणाम। मैं एक पल के लिए चौंक गया। इतनी जल्दी पहचान लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जो माओ ने आदर से उत्तर दिया, होली लॉर्ड, भले ही आपने अपना चेहरा बदल लिया हो, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी आवाज और आपका व्यक्तित्व किसी साधारण बूढ़े जैसा नहीं हो सकता। और होली लॉर्ड को इस दुनिया में आए अभी केवल 3 दिन हुए। पिंगजांग प्रेफेक्चर की प्लेग भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऐसे समय में कोई बाहरी आदमी यूं ही छिंगजियन विलेज के स्कूल में नहीं आएगा। मैंने सुना है कि इमॉर्टल्स हजारों रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए मैंने साहस करके अनुमान लगाया कि आप ही होली लॉर्ड हैं। अब जबकि मेरा भेद खुल ही चुका था, मैंने छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उंगली हल्की सी हिलाते ही मंकी टैलिस्मन का प्रभाव समाप्त हो गया और मैं अपने असली रूप में लौट आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने पहचान ही लिया है तो अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं। मैं आज केवल यह देखने आया था कि साधारण लोगों का जीवन कैसा होता है। तभी मेरे मन में अचानक एक नया विचार आया। मैंने हाथ उठाया और पास बैठी एक आवारा बिल्ली को पिक्सियू नाम के दिव्य जीव में बदल दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, अब मेरे लिए धन इकट्ठा करने का भी एक तरीका होना चाहिए। यह पिक्सियू सोना चांदी पहचान सकता है, लेकिन मैं लोगों से धन चढ़ाने के लिए नहीं कह सकता। जो माओ उस जीव को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड की डिवाइन पावर सचमुच असीम है। आज मैंने फिर एक नया चमत्कार देख लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर उठाकर कहा, होली लॉर्ड, मेरे मन में एक सुझाव है। शायद इससे आपके लिए पर्याप्त सोना चांदी भी इकट्ठा हो जाए। मैंने उत्सुकता से पूछा, बताओ। जो माओ बोला, चिंगलू माउंटेन के नीचे कई वर्षों से एक डाकुओं का गिरोह छिपा हुआ है। उनका सरदार ब्लैक बेयर है। वे ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहते हैं और आसपास के गांवों को लूटकर बहुत सारा सोना चांदी जमा कर चुके हैं। ये लोग बेहद निर्दयी हैं, लेकिन अधिकारी आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? जो माओ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ब्लैक बेयर का काउंटी मैजिस्ट्रेट से गुप्त संबंध है। डाकुओं की लूटी हुई दौलत का बड़ा हिस्सा उसी मैजिस्ट्रेट तक पहुंचता है, इसलिए सरकार की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा होती है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ देर बाद हम ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास बसे लुअनशी विलेज पहुंचे। पूरा गांव वीरान पड़ा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कभी कभी कोई ग्रामीण झांकता और हमें देखकर तुरंत अंदर छिप जाता। जो माओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, होली लॉर्ड, इस गांव पर डाकुओं ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं। लोग इतने डर चुके हैं कि जरा सी आहट सुनते ही छिप जाते हैं। मैंने पूछा, ये लोग कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाते? जो माओ कड़वी मुस्कान के साथ बोला, आजकल हर जगह भारी टैक्स और अत्याचार है। अगर ये लोग यहाँ से भी चले जाएं तो भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी और कई परिवार पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। अपनी जन्मभूमि छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। मैं इस
युग का नहीं था, लेकिन उनकी बेबसी महसूस कर सकता था। मेरे भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। इस भ्रष्ट व्यवस्था में जनता पिस रही है, अधिकारी लालची हैं और डाकू खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं। अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तभी पास से किसी के रोने की आवाज आई। एक गठीला आदमी दीवार के सहारे बैठा सिर झुकाए फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी पीड़ा क्यों है? उसने मुझे देकर हाथ जोड़ दिए। सरकार से आए हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिला दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह निराश होकर बोला, वे डाकू बहुत ज्यादा हैं, उनके पास हथियार हैं, मैं अकेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन पहले वे हमारे गांव आए थे और मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद पीछे से उसके दौड़ने की आवाज आई। वह हमारे पास आकर बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाहे मर जाऊं, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लेकर रहूंगा। मेरा नाम वंग हू है, मैं ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के हर रास्ते को जानता हूँ। जो माओ मुस्कुरा कर बोला, वंग हू, तुम्हारे सामने खड़े ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि होली लॉर्ड है। ये स्वर्ग से लोगों को बचाने आए हैं, ये तुम्हारा बदला जरूर दिलाएंगे। वंग हू ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। मैंने बिना कुछ कहे हाथ उठाया। हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके पुराने घाव पल भर में भर गए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अब विश्वास हुआ? वंग हू ने अपने शरीर की ताकत महसूस की और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, कृपया मुझे मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लेने दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मैंने उसे उठाते हुए कहा, उठो, तुम्हें अपने हाथों से बदला लेने का अवसर मिलेगा। हम तीनों आगे बढ़े और लगभग आधे घंटे बाद ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। ऊंची दीवारों पर हथियारबंद डाकू खड़े थे। सबसे आगे उनका सरदार ब्लैक बेयर था, जिसकी एक आंख खराब थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम 3 लोग हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला करने आए हो, लगता है जीने से ऊब चुके हो। वांग हू दहाड़ कर बोला, ब्लैक बेयर, तुम जैसे दरिंदे ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है, आज तुम्हारा अंत होगा। मैंने वांग हू की ओर देखा और कहा, जाओ, अपनी पत्नी और बच्चों का बदला खुद लो। मैंने हाथ फैलाया। मंकी टैलिस्मैन और हॉर्स टैलिस्मैन की शक्तियां एक चमकते हुए प्रकाश गोले में बदल गईं, जिससे मैंने सीधे वांग हू के शरीर में पहुंचा दिया। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां फैल गईं, पूरे शरीर पर धारियां उभर आईं और एक भयानक गर्जना के साथ वह एक विशाल बाघ में बदल गया। वांग हू ने अपने पंजों को देखा और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। यही है शक्ति, यही है बदले की ताकत। उसी समय मैंने अपने साथ आए पिक्सियू को भी आजाद कर दिया और कहा, जाओ, उसके साथ मिलकर लड़ो। विशाल बाघ बिजली की तरह डाकुओं पर टूट पड़ा। उसके एक पंजे के वार से कई डाकू चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ खून बिखर गया। बाकी डाकू घबरा कर तलवारें और भाले लेकर उस पर टूट पड़े, लेकिन हॉर्स टैलिस्मैन की रिजनरेशन पावर की वजह से उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। घाव बंधे और उसी पल भर जाते। दूसरी ओर पिक्सियू हवा में छलांगे लगाता हुआ तीरों के बीच घूम रहा था। डाकुओं के तीर उसके शरीर से टकराकर सिर्फ टन टन की आवाज करते और नीचे गिर जाते। ब्लैक बेयर ने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, डरो मत, ये सिर्फ 2 जानवर हैं, जो इन्हें मार देगा उसे 200 चांदी के सिक्के इनाम में मिलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिक्सियू बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा और एक ही पंजे में उसे हवा में उछालकर स्ट्रॉन्ग होल्ड के दरवाजे से दे मारा। ब्लैक बेयर वहीं ढेर हो गया और दोबारा उठ ही नहीं सका। अपने सरदार को गिरते देख बाकी डाकू बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने हथियार फेंक दिए और भागने लगे, लेकिन वांग हू और पिक्सियू ने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में चीखें गूंज उठी। बचे हुए कुछ डाकुओं ने भागने का रास्ता न देकर धनुष उठाए और चिल्लाए, उससे मॉर्टल को मार दो, वही इन सब का कारण है। दर्जनों तीर मेरी ओर उड़ते हुए आए। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मजाक है क्या? अगर चिकन टैलिस्मैन की शक्ति होते हुए भी मैं तीर से घायल हो जाऊं तो फिर इमॉर्टल कहलाने का क्या मतलब? मैंने हाथ उठाया। उड़ते हुए सारे तीर हवा में ही रुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। डाकू घबरा कर चिल्लाए, फिर से तीर चलाओ। मैं नहीं मानता कि वो सब रोक सकता है, लेकिन अगले ही पल वंग हू उन तक पहुंच चुका था। उसके एक पंजे के वार से सारे डाकू वहीं खत्म हो गए। जब आखिरी डाकू भी मर गया, तब उसके शरीर में भरी डिवाइन पावर धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह फिर से इंसान बन गया। वह घुटनों के बल बैठकर बोला, होली लॉर्ड, आपका बहुत धन्यवाद, आखिरकार मैं अपने परिवार का बदला ले पाया। मैंने शांत स्वर में कहा, उठो, उन्हें उनके कर्मों की यही सजा मिलनी चाहिए थी। अगले दिन भोर होते ही ली चेन 4 भरोसेमंद गार्ड्स को साथ लेकर धूल भरे रास्ते से शहर के बाहर निकला। रास्ते में उन्होंने कई गांव पार किए। हर जगह उजड़े हुए घर, बिखरी लाशें और सुनसान गलियां दिखाई दे रही थीं। कुछ गांव तो पूरी तरह खाली हो चुके थे। ली चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नक्शा निकाला और हर नष्ट हुए गांव पर निशान लगाने लगा। उसके मन पर बोझ और बढ़ता गया। ये प्लेग मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। उसके पीछे चल रहे जाओ हू और जाओ बाओ लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस गुप्त पत्र का राज जान सके। जाओ हू ने सामान्य स्वर में पूछा, ब्रदर ली, इस बार हमें प्लेग की जांच और चिट्ठी पहुंचाने के अलावा भी कोई आदेश मिला है क्या? ली चेन कुछ देर चुप रहा। आखिर उसने कहा, हाँ, एक और काम है। राजधानी के मिनिस्टर सू ने काउंटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से जो माओ के लिए एक पत्र और निमंत्रण भेजा है। उसे हर हाल में जो माओ के हाथों में देना है। जाओ हू के मन में तुरंत ख्याल आया, तो सचमुच इसका संबंध राजधानी के बड़े लोगों से है। उसने फिर पूछा, ये मिनिस्टर सू कौन है? जो माओ तो गांव में रहने वाले एक साधारण विद्वान है। उनका राजधानी के इतने बड़े मंत्री से क्या संबंध? ली चेन ने उत्तर दिया, मिनिस्टर सू वर्तमान दरबार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक हैं। कई वर्ष पहले वे और जो माओ साथ पढ़ते थे। दोनों की गहरी मित्रता थी, लेकिन अचानक उन्होंने पत्र क्यों भेजा, इसका कारण मुझे भी नहीं पता। जाओ बाओ ने धीरे से जाओ हू का कपड़ा खींचा। जाओ हू ने गंभीर होकर कहा, मिनिस्टर सू से दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती, लेकिन काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदेश भी टाल नहीं सकते। अगर काम अधूरा रहा तो लौट कर भी हमारी मौत तय है। इसलिए अभी पहले की योजना के अनुसार ही चलते हैं और परिस्थिति देकर फैसला करेंगे। सब लोग आगे बढ़ते रहे। लगभग आधे घंटे बाद अचानक दूर से ढोल नगाड़ों और लोगों की भीड़ की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ का वीरान माहौल एकदम बदल चुका था। सब लोग हैरानी से उधर देखने लगे। जाओ हू ने
भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब बात है, इस सुनसान इलाके में इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? कहीं कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा? ली, क्या हमें पहले काउंटी टाउन लौटकर मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देनी चाहिए? ली चेन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पहले सच्चाई का पता लगाते हैं। तुम सब लोग तुरंत अपने सरकारी कपड़े बदलो, साधारण ग्रामीणों के कपड़े पहनकर भीड़ में मिल जाओ, पता लगाओ कि इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। सभी सिपाहियों ने जल्दी से अपने मोटे सूती कपड़े पहन लिए और चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और सारी जानकारी ली चेन को दी। आज चिंगजियन विलेज में होली लॉर्ड टेम्पल की नींव रखी जा रही है। आसपास के सभी गांवों के लोग अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं क्योंकि होली लॉर्ड ने उनकी प्लेग ठीक कर दी थी। वे उनका धन्यवाद करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। ये सुनते ही ली चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, होली लॉर्ड, प्लेग ठीक करना, ये सब किसी कल्ट की चाल भी हो सकती है। अगर लोगों को बहकाया जा रहा है तो इसे तुरंत रोकना होगा। उसने कमर से अपना सरकारी टोकन निकाला और ऊंची आवाज में बोला, योंगजू प्रीफेक्चर के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग तुरंत इकट्ठा होना बंद करें और पीछे हट जाएं। उसकी आवाज सुनते ही ढोल नगाड़े अचानक बंद हो गए। कुछ ही पल पहले तक जो जगह उत्साह से भरी थी वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी ग्रामीण मुड़कर सतर्क नजरों से ली चेन को देखने लगे। ली चेन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे ही उसकी नजर समारोह का संचालन कर रहे जो माओ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जो माओ का चेहरा बिल्कुल स्वस्थ था, उसके शरीर पर प्लेग का कोई निशान नहीं था। जो माओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, कैप्टन ली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आज चिंगजियान विलेज कैसे आना हुआ? कहीं होली लॉर्ड टेम्पल की शुरुआत देखने तो नहीं आए? ली चेन ने कठोर स्वर में कहा, ब्रदर जो, क्या तुम्हें पता है कि लोगों को इस तरह किसी चमत्कार के नाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।